hi everyone, this is me Dr. Deepa Rawat and I am going to discuss a very important topic today as far as the AIPGT is concerned or any other competitive exam is concerned. और साथ साथ में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक द टॉपिक अफोरिज्म बाय अफोरिज्म, क्योंकि अभी उसमें इतना टाइम भी हमको नहीं है. इट इज काइंड ऑफ अ रैपिड रिविजन सीरीज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अभी AIPGT में टाइम भी है एंड फिर अब HMO का एग्जाम आने वाला है, UPPSC वाला. उसके लिए भी इस तरह के वीडियोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पूरा हम डिस्कस करें टॉपिक. जो हम पूरा डिस्कशन अफोरिज्म बाय अफोरिज्म कर रहे हैं, दैट इज इन द ऐप. यू कैन गो टू द ऐप एंड डाउनलोड इट एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट. सो वील डिस्कस द टॉपिक दैट इज मेंटल डिसीजेस, है ना. और हमको पता है कि इससे एक बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एग्जाम में. ये 210 to 230 तक के अफोरिज्म्स में दिया हुआ है एंड ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर ये दिया हुआ है. एंड इससे डायरेक्ट AIPGT में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ये बताओ कि ये कौन से अफोरिज्म से कौन से अफोरिज्म तक में दिया हुआ है. बट अभी इस टाइप के पैटर्न्स मैंने देखे हैं कि डिफरेंट एक टॉपिक दे देंगे कि एक्यूट मेंटल डिसीजेस कौन से टॉपिक में दिया हुआ है, कौन सा अफोरिज्म में दिया हुआ है. कॉर्पोरियल डिसीज टर्निंग इनटू मेंटल डिसीजेस कौन सा अफोरिज्म में दिया हुआ है. कौन से अफोरिज्म में ये दिया हुआ है कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए इन डिसीजेस की. सो इस तरह के कुछ पॉइंट बाय पॉइंट हम ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे. हम ये अफोरिज्म हमेशा याद रखेंगे कि कहाँ से मेंटल डिसीजेस जो है वो डॉक्टर हैनिमन ने डिस्कशन स्टार्ट करी थी. सो लेट्स बिगिन. First point in the discussion is these type of diseases, that is emotional. Specifically डॉक्टर हैनिमन ने ये बताया है इमोशनल डिसीजेस, है ना. These are of सोरिक ओरिजिन. These are of सोरिक ओरिजिन. As we all know कि हमारी ये डिसीजेस हैं ये सोरा से ओरिजिनेटेड हैं एंड इनकी ट्रीटमेंट एंटी सोरिक रेमेडी से ही की जा सकती हैं, है ना. बट हमेशा नहीं. तो यही वो पूछता है कि कब हमको एंटीसोरिक नहीं देना है. तो एज वी ऑल नो कि इमोशनल डिसीजेस, इंसैनिटी या मेनिया काइंड ऑफ जो कंडीशंस हैं हमारी, वो कब ये कौन से मायाजम से हैं, दैट वी नो दैट कि ये सोरिक मायाजम से हैं. तो अगर सोरिक मायाजम से हैं तो क्या हमेशा इनको एंटीसोरिक्स देनी चाहिए? नहीं, हमेशा हम एंटीसोरिक्स नहीं देंगे. तो कब हम एक नॉन एंटीसोरिक देंगे? नॉन एंटीसोरिक का मतलब ये नहीं है कि कोई और मायाजम से उठ के रिलेटेड आप रेमेडी दे दो. तो नॉन एंटीसोरिक रेमेडी हम कब देंगे? व्हेन देयर इज द एक्यूट एक्सबरेशन. ठीक है, कोई एक्यूट एक्सबरेशन आएगा पेशेंट के अंदर ड्यू टू या एलिमेंट्स फ्रॉम. एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? फ्राइट से आ सकते हैं, ठीक है, वेक्सेशन से आ सकते हैं, कोई अल्कोहल अब्यूज से आ सकता है, या कोई और स्ट्रेस उसकी लाइफ में हो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अगर उसको आ रही है, उसको एक्यूटली मेंटल एक्सबरेशन या मेंटल इंसैनिटी या मेनिया काइंड ऑफ सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, तब आप कभी भी एक एंटीसोरिक प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे. यू हैव टू प्रेस्क्राइब ए नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन एंड दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन अफोरिज्म 220. एंड तब हम क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? हम एक जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन, ठीक है, प्रूव्ड मेडिसिन, जो भी उस टाइम की प्रूव्ड मेडिसिन होती हैं, या अभी तो हमारे पास बहुत सारी प्रूव्ड मेडिसिन हैं, वो हम देंगे. और डॉक्टर हैनिमन ने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के नाम भी बता रखे हैं, जैसे बेलाडोना आप दे सकते हो, जैसे स्ट्रेमोनियम आप दे सकते हो, जैसे हायोज आप दे सकते हो, आप एकोनाइट दे सकते हो, आप मर्क दे सकते हो. तो एग्जाम्पल देके उन्होंने बताया है कि कोई एंटीसोरिक देना है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एंटीसोरिक ही देना है. पहले एक्यूट एक्सबरेशन में कभी भी एंटीसोरिक नहीं देंगे. जब ये एक्यूट एक्सबरेशन उसकी खत्म हो जाएगी, एक्यूट स्टेट उसका खत्म हो जाएगा, देन यू विल अगेन टेक द केस एंड देन यू विल प्रेस्क्राइब द एंटीसोरिक रेमेडी. तब हम देंगे एक एंटीसोरिक रेमेडी. एंड कभी भी ये डिसीजेस खुद से खत्म नहीं हो सकती, इसीलिए यू हैव टू प्रेस्क्राइब द एंटीसोरिक रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं है कि आपने एक्यूट एक्सबरेशन हुई, उसको कोई मेडिसिन दी केस टेकिंग के अकॉर्डिंग, वो ठीक हो गया, लेकिन उसका इंटरनल एसेंस अभी भी हील नहीं हुआ है, उसका जो बैकग्राउंड में सोरा चल रहा है वो भी हील नहीं हुआ है. फॉर दैट यू हैव टू प्रेस्क्राइब एन एंटीसोरिक रेमेडी.
ठीक है, यहाँ पर ये डॉक्टर हैनिमन ने बोला है। अच्छा, डॉक्टर हैनिमन ने ये भी बोला है कि जब ये डिसीजेस फुल्ली डेवलप्ड हो जाती हैं, जो हमारा सोरा जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, तब ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इनका क्योर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी डॉक्टर हैनिमन ने बोला है। अब ये किन किन अफॉरिज्म्स में बोला है ये नहीं पूछा गया है अभी तक। फिर डॉक्टर हैनिमन बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2025 के AIA PGT में, कि डिस्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ मेंटल डिजीजेस, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीजेस। तो यस, डिस्पोजिशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिस्पोजिशन एंड द स्टेट ऑफ माइंड इज ऑल्टर्ड इन corporeal as well as mental diseases. I hope you know that what is corporeal diseases एंड व्हाट इज इमोशनल डिसीजेस। इमोशनल डिसीजेस तो हम बात कर ही रहे हैं। कॉर्पोरल डिसीजेस यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ हेल्थ पेशेंट का कैसा है, फिजिकल डिसीजेस जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी फॉर मेंटल डिसीजेस। तो जैसे हम डिस्पोजिशन को फिजिकल डिसीजेस के लिए यूज करते हैं या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड को यूज करते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी, उसी तरह से डिस्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कॉर्पोरल डिजीज में यूज करते हैं वैसे ही हम इसमें भी यूज करते हैं। तो दे आर द चीफ गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। So changes in the state of mind as well as disposition both are important for the selection of a remedy. Mental diseases are to be treated or are to be taken एज वी टेक द अदर कॉर्पोरियल डिसीजेस, है ना। जैसे हम बाकी सारी डिसीजेस को देखते हैं वैसे ही हमको मेंटल डिसीजेस को भी देखना है एंड हमको उनके जो सिम्टम्स हैं वो लेने हैं। सिम्टम्स कौन कौन से लेने हैं हमको? मेंटल सिम्टम्स जो हैं, जो उसको लग रहा है, जो भी उसको हमें दिखाई दे रहा है कि इंसैनिटी है, मेनिया है या कोई स्ट्रेस है, वो लेना है। साथ में उसके डिस्पोजिशन भी लेना है। साथ में अगर उसको कोई कॉर्पोरियल सिम्टम है यानी कि फिजिकल रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो भी लेने हैं। तो पूरा एक हमको एक पिक्चर बना के ही डिसीज में ड्रग को प्रेस्क्राइब करना है। अब डॉक्टर हैनिमन बोलते हैं कि कॉर्पोरियल डिसीजेस कैन टर्न इन मेंटल डिसीजेस, है ना। ऐसा भी होता है कि किसी को कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई, फिजिकल इशू बहुत बड़ा हो गया, जो उसको लगता है कि ठीक नहीं हो सकता या हो पाएगा, या उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। सोरियासिस सिर्फ एक स्किन की कंडीशन है, उससे कोई पेशेंट मरने वाला नहीं है, लेकिन सोरियासिस से भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मेंटली जिनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद विटिलिगो को एक ऐसा डिसीज है जिससे एज सच कोई हार्म नहीं होने वाला, बट साइकी पेशेंट की बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है इन डिसीजेस में, स्पेशली द स्किन कंडीशन जिनमें इचिंग या बर्निंग या डिस्क्वामेशन इस टाइप के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, वो बहुत ज्यादा। बाकी कैंसर्स हो गए या फिर टर्मिनल स्टेज ऑफ डिसीजेस हो गई, उसमें तो मेंटली पेशेंट इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाता है कि कभी कभी कॉर्पोरल डिसीजेस हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और हमको जब मेडिसिन इसके लिए सिलेक्ट करनी है तो कॉर्पोरल प्लस मेंटल डिसीजेस दोनों के सिम्टम्स को मैच करके सिलेक्ट करना है। अभी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को कोई कॉर्पोरियल डिसीज थी यानी फिजिकल कोई एलिमेंट था, और अब उसको वो मेंटल स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हमको ये कॉर्पोरियल सिम्टम्स अभी धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वो ज्यादा फिजिकल एलिमेंट से ज्यादा उसके मेंटल एलिमेंट्स आ गए हैं। लेकिन हमको ये फिजिकल एलिमेंट्स भी उसको निकाल के हमको प्रेस्क्राइब करना है। जैसे अब उसको याद नहीं है कि इसको फिजिकल एलिमेंट क्या हुआ था, लेकिन उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को तो याद होगा कि इसको क्या हुआ था। तो उनसे केस लेके या इससे भी पूछ के, पेशेंट से भी पूछ के, आपको थोड़े बहुत जो भी मिलते हैं ये कॉर्पोरियल सिम्टम्स लेने हैं और अभी के उसके मेंटल सिम्टम्स लेने हैं, और इस तरह से हमको प्रेस्क्राइब करना है। ये डॉक्टर हैनिमन। तो तब हमको क्या मिलता है, तब हमको ये मिलता है कि क्या इन्हीं कॉर्पोरियल डिसीजेस, इन्हीं कॉर्पोरियल सिम्टम्स की वजह से वो तब और अब दोनों में इफेक्टिव था, प्रभावित था, इसीलिए हम
दोनों ये मान सकते हैं कि इन्हीं कॉर्पोरियल सिम्टम्स की वजह से उसको मेंटल सिम्टम्स आए हैं। अब एक ल्यूसिड इंटरवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफोरिज्म 119 में दिया हुआ है डॉक्टर हैनमन ने, और इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत आता है कि ल्यूसिड इंटरवल किससे रिलेटेड है, ल्यूसिड इंटरवल क्या है, ल्यूसिड इंटरवल की बात डॉक्टर हैनमन ने कहाँ करी है, तो कहाँ करी है, ये मेंटल डिसीजेस में करी है, अफोरिज्म 119 में करी है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फेज जहां पे सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। एज सच ल्यूसिड इंटरवल होता ये है कि एक ऐसा स्टेज है जहां पे सिम्टम है नहीं या फिर कम हो जाते हैं। ये हम अक्सर सबड्यूरल हेमेटोमा में या फिर ये क्रेनियल ब्लीड्स जो होते हैं, इंट्राक्रेनियल ब्लीड्स, उनमें पढ़ते हैं कि पेशेंट को ब्लीड हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन बीच में उसका कॉन्शियसनेस का स्टेट आता है और दोबारा वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये जो बीच का फेज है, यानी कि आपको सिम्टम आए और फिर बीच का एक फेज जहां पर आप सिम्टम फ्री हो, फिर दोबारा से सिम्टम आए, इसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। और मेंटल डिसीजेस में ये क्या बोला गया है कि पहले मेंटल डिसीजेस के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिख रहे थे, ठीक है, फिर धीरे से वो सिम्टम्स कम हो गए, और इस कम फेज में जहां पर हमारे मेंटल डिसीजेस थोड़े लो हो गए थे, वहां पर हमारे कॉर्पोरियल डिसीजेस बढ़ के आ गए, ठीक है, यानी कि वहां पर फिजिकल सिम्टम्स हमको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मेंटल सिम्टम्स हमको कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ही हम बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल्स, व्हेन द साइकिकल सिम्टम्स आर डिक्रीज्ड एंड कॉर्पोरियल सिम्टम्स आर इंक्रीज्ड। इट इज गिवन इन अफोरिज्म 119। एंड बोथ दीज सिम्टम्स जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं, फिर कॉर्पोरियल स्टेट ऑफ सिम्टम्स, फिर दोबारा से हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब मिलाकर हमको एक रेमेडी देते हैं। इन सब से ही हमको एक रेमेडी मिलती है, ठीक है। फिर हमने एक्यूट एक्सबरेशन की बात कर ली कि जब पेशेंट को एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं तब हम उसको जनरल क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन देंगे, ना कि कोई एंटीसोरिक। फिर जब उसका वो एक्यूट स्टेट चला जाएगा उसके बाद हम उसको एंटीसोरिक देंगे, और कभी भी पेशेंट को बिना एंटीसोरिक दिए हुए नहीं छोड़ना है। पेशेंट इज नॉट गोइंग टू बी ओके विदाउट एनी एंटीसोरिक मेडिसिन। अब डॉक्टर हैनेमन एक अफोरिज्म में ये बोलते हैं, दैट इज अफोरिज्म 222 में डॉक्टर हैनेमन बोलते हैं कि कोई भी ऐसी डिसीज है ना, ऐसे मेंटल सिम्टम्स जहां पर आप यू आर नॉट श्योर दैट दिस मेंटल डिसीज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉर्पोरियल डिसीजेस, या तो कॉर्पोरियल डिसीज से आई है, या फिर फॉल्टी प्रैक्टिस, ठीक है, या फिर कोई क्या कहते हैं माल हैबिट्स उसकी गलत हों, ठीक है, माल प्रैक्टिस हो, सही से वो रह नहीं रहा है, कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई करप्ट मॉरल्स हैं उसके, या निग्लेक्शन ऑफ माइंड है, सुपरस्टिशन है, कोई इग्नोरेंस है। अगर कॉर्पोरियल डिसीज के अलावा कोई और कारण है उसके मेंटल और इमोशनल डिसीज बनने के, जैसे कि मैंने भी बताया कि इग्नोरेंस हो सकती है, निग्लेक्शन ऑफ माइंड हो सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उसके मॉरल्स खराब हो सकते हैं, या फिर बैड हैबिट्स हो सकती हैं, फॉल्ट ऑफ एजुकेशन, इनकी वजह से अगर आपको आ रहा है, यू आर नॉट श्योर कि कहां से आ रहा है, आपको पता है कि कॉर्पोरियल डिसीज से नहीं आ रहा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो कॉर्पोरियल डिसीज से आ रहे हैं या फिर किसी और वजह से आ रहे हैं? तो वो डॉक्टर हैनेमन पहले ही बता चुके हैं कि उससे या उसके आसपास के लोगों से हमको पूछना है कि क्या ये जो थोड़े बहुत कॉर्पोरियल सिम्टम्स हमको अभी दिखाई दे रहे हैं वो पहले थे, और जब थे वो कैसे शुरू हुए, उनकी भी हिस्ट्री लेनी है। अगर वो जो सिम्टम तब थे और अब भी वही हैं, दैट मीन्स ये जो डिसीज इसको बनी है, इमोशनल डिसीज बनी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरियल डिसीज। अदरवाइज आपको कोई ऐसा ट्रेस नहीं मिल रहा है और आप डाउट में हो कि कॉर्पोरियल डिसीज के स्टार्ट नहीं हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, वो आपको केस टेकिंग में पता चल ही जाएगा। अगर तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको साइकोथेरेपी देंगे या फिर साइकिकल रेमेडी जो हम बोलते हैं वो देंगे, ठीक है, ऐसा हम करेंगे उसके साथ। अगर हम कंफर्म्ड नहीं हैं कि पेशेंट को जो डिसीज अभी है वो कॉर्पोरियल डिसीज की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है, अगर आप डाउट में हैं तो स्टार्ट विद द साइकोथेरेपी। वी डू नॉट नीड टू गिव द पेशेंट द एंटीसोरिक। एंटीसोरिक हम तभी देने वाले हैं जब हमको पता है कि ये किसी कॉर्पोरियल डिसीज से बनके आई है, या फिर अगर एक्यूट एक्सबरेशन में पेशेंट आपके पास आता है कि उसको कोई स्ट्रेस है, उसको कोई एंजाइटी हुई है, या उसको कोई अभी थोड़े दिनों पहले कोई बात हुई है जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसीजेस आ रही हैं, तो उसको जनरलाइज्ड क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन देंगे और उसके बाद उसको एंटीसोरिक देंगे, पहले ही उसको एंटीसोरिक स्टार्ट नहीं करना है।
और डॉक्टर हैनमन ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसी डिसीजेस में जहां पर कॉर्पोरियल ओरिजिन से बनी है मेंटल डिसीजेस, उसमें अगर आपने सिर्फ इसको साइकोथेरेपी दिया तो पेशेंट एग्रवेट होएगा, ठीक है, वो ठीक नहीं होने वाला। नाउ डॉक्टर हैनमन इज सेइंग वन मोर थिंग कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, दे टेक a severe amount of anxiety, they face a severe amount of stress or any kind of फालतू की टेंशन लेते रहते हैं, या फिर वेक्सेशन या रॉन्ग डन्स या फ्रीक्वेंट फियर्स जिन लोगों में देखे जाते हैं, उनकी कॉर्पोरियल हेल्थ भी डिटोरिएट होती है। एंड we can say that this is vice versa। कॉर्पोरियल हेल्थ आपकी खराब है तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आपकी कॉर्पोरियल हेल्थ भी खराब हो सकती है। कुछ लोग जो कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, वैक्सेशन होती है उनको, या कोई और उनकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, उनमें कॉर्पोरियल डिजीज का डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। डॉक्टर हैनमन कह रहे हैं कि ऐसी इमोशनल डिसीजेस, ठीक है, जो रीसेंट ओरिजिन की हैं और अभी तक कॉर्पोरियल हेल्थ को डिस्ट्रक्ट नहीं किया है, ऐसी इमोशनल डिसीजेस जो रीसेंट ओरिजिन की हों और कॉर्पोरियल हेल्थ को अभी तक इफेक्ट नहीं किया है, उनको हमको साइकोथेरेपी देनी है, उनको हमको डाइट एंड रेजिमेन बताना है, उनको हमको एक्सरसाइज बतानी है, उनको हमको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन काइंड ऑफ द अदर, हम दूसरे तरीके से अगर बोले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको उनको बताना है, ठीक है। तो 227 में डॉक्टर हैनमन ने बताया है कि फंडामेंटल कॉज क्या है इन डिसीजेस का। फंडामेंटल कॉजेस सोरा विच इज नॉट डेवलप्ड फुल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है, विच इज नॉट डेवलप्ड फुल्ली, क्योंकि अगर ये डेवलप्ड हो चुका हो तो इसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। डॉक्टर हैनमन 227 अफोरिज्म में बोलते हैं कि द फंडामेंटल कॉज ऑफ एनी मेंटल और इमोशनल डिसीज इज सोरा, as we all know, but the sora is not developed fully। अभी हमारा सोरा पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ऐसा सोरा जो अभी डेवलप नहीं हुआ है वो मेंटल डिसीजेस कॉज कर रहा है और तभी हमको उसको ट्रीट करना है। अगर ये सोरा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा देन दिस ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो लोग सालों से हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पे चल रहे हैं उनके लिए हमको पता है कि कितना मुश्किल ये होता है, उनकी ट्रीटमेंट, उनके केस लेना ही कितना मुश्किल होता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो उस डिसीज के होते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अफोरिज्म 228 जहां पर हैनमन ने ऑक्सिलरी मेथड्स के बारे में भी बात करी है, ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन। अब ये ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन क्या है? ऐसी डिसीजेस जो कॉर्पोरियल हेल्थ खराब होने की वजह से हुई हैं। इन मेंटल डिसीजेस डेवलप्ड फ्रॉम कॉर्पोरियल स्टेट शुड बी ट्रीटेड विद एंटीसोरिक्स, ठीक है, एंटीसोरिक्स। ये डॉक्टर हैनमन ने साफ साफ बताया है कि ऐसी डिसीजेस जो कॉर्पोरियल हेल्थ से डेवलप हुई हैं उनको हम सबसे पहले तो एंटीसोरिक से ट्रीट करेंगे अगर वो हमारे पास एक्यूट एक्सबरेशन में नहीं आए हैं, ठीक है। एंड रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ, रेगुलेटेड जो मैंने पहले अफोरिज्म में भी बताया है, रेगुलेटेड मोड ऑफ लाइफ एज वेल एज हमको ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन भी उसको देना है। तो पूरी ट्रीटमेंट का जो स्केड्यूल है वो अफोरिज्म 228 में बता दिया है डॉक्टर हैनमन ने। 227 में फंडामेंटल कॉज के बारे में बताया है और ये बोल दिया है कि जो डिसीजेस कॉर्पोरियल हेल्थ से डिराइव होके आती हैं, ऐसी मेंटल डिसीजेस में हमको एंटीसोरिक देना है, उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, साथ साथ में उसको ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन देना है। अब ये ऑक्सिलरी मेंटल रेजिमेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने फुटनोट में बताए हैं, वह मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। कि कोई पेशेंट फ्यूरियस मेनिया में आपके पास आ रहा है, फ्यूरियस मेनिया में आपके पास आ रहा है तो आपको काम रहना है।
दूसरा, जब पेशेंट बहुत ज्यादा लेमेंट कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, एक्सेसिव आर्ग्यूइंग करनी है, तो आपको उसको सिंपैथी शो करनी है, ना कि उससे और ज्यादा झगड़ना है, ना कि उसको और ज्यादा लेक्चर देना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकंड पॉइंट हो गया, अगर पेशेंट कंप्लेनिंग है, बहुत ज्यादा लेमेंटिंग पेशेंट है आपका, तो आपको उससे सिंपैथी दिखानी है, ना कि उससे आर्ग्यू करना है, ना कि उससे आपको लेक्चर उसको देना है। अगर कोई पेशेंट सेंसलेस चैटरिंग कर रहा है, सेंसलेस चैटरिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिसन करेंगे, उससे डिबेट नहीं करेंगे, उसको अटेंशन देंगे, बट जो उसकी सेंसलेस चैटरिंग है उसको धीरे धीरे करके हम मतलब उसको काटने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फिर अगर पेशेंट आपका ऑब्सीन कोई एक्ट कर रहा है, ऑफेंसिव हो रखा है, ठीक है, तो आपको रिएक्शन ही नहीं करना, डोंट रिएक्ट। नेक्स्ट 5 पे पेशेंट डॉक्टर हैनमन बता रहे हैं, इफ द पेशेंट इज डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, या फिर पेशेंट हार्म कर सकता है किसी को, तो उसको हमको क्या करना है, रिमूव द डेंजरस ऑब्जेक्ट, जितनी जल्दी हो सके वहां से डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को हमको हटाना है। 6 पे डॉक्टर हैनमन बोलते हैं, कोई भी टॉर्चर, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर हैनमन के टाइम पे यूजुअली यही होता था कि जो मेंटल डिसीजेस के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको अंदर बंद रखा जाता था, उनको शॉक थेरेपी वगैरह दिया जाता था। और 7th पॉइंट में डॉक्टर हैनमन बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी मिक्सड इन ड्रिंक्स। अगर पेशेंट नहीं लेना चाहता है या फिर उसको हम नहीं दे सकते, तो हम उसको ड्रिंक्स के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। और डॉक्टर हैनमन ये भी बोलते हैं कि जितनी ज्यादा हो सके इन लोगों की ट्रीटमेंट हमको फैमिली से दूर करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप में करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के सामने थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स थोड़ा सा कंसर्न भी होते हैं, और वो थोड़ा सा केस को घुमा फिरा भी देते हैं, और इस तरह की हरकतें करते हैं कि ट्रीटमेंट में थोड़ा इफेक्ट तो होता है। ड्यूरिंग केस टेकिंग में हम भी देखते हैं ना, कई बार पेशेंट उतना नहीं बोल रहा है जितना उसका साथ में जो आया है वो बोल रहा है। तो डॉक्टर हैनमन ने बोला है कि इस तरह की ट्रीटमेंट हमको इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में करनी चाहिए। अब डॉक्टर हैनमन ने एक बहुत अच्छी बात बताई है फॉरिज्म 230 में, कि अगर हमको होम्योपैथी की सुपीरियरिटी देखनी है ना, तो कॉर्पोरियल डिसीज से ज्यादा हमको मेंटल डिसीजेस में देखने को मिलती है ना। इस सिस्टम को अगर हमें देखना है कि कितना इफेक्ट कर सकता है, तो वो हमको सबसे ज्यादा ना आपको ये मेंटल डिसीजेस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने बेस्ट सिलेक्ट रेमेडी अगर हमने ठीक पेशेंट को दी है, बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी दी है, तो पेशेंट जरूर ठीक होने वाला है। तो दिस इज अबाउट द मेंटल डिसीजेस का रैपिड रिवीजन। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट रैपिड रिवीजन हम किस टॉपिक का करें। थैंक यू सो मच।